हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। अविनाश गोरखसाकर हैं, के सुब्रमण्यम है, राजेश सतपुते हैं, मयूरेश जोशी हैं। मयूरेश, अभी हम ये इंफ्रा सेक्टर की बातचीत कर रहे थे। आज पीएम मोदी की समीक्षा बैठक भी है। अब इंफ्रा और रियल्टी दो ऐसे पॉकेट्स है जो कि लगातार चल रहे हैं। एक स्पेस जिसने कल ही चलना शुरू किया है, फिर 1-2 दिन पहले से जहां पर वाइब्रेंसी दिखी है वो है सीमेंट, जो कि डायरेक्ट रिलेट करता है। जो 2-3 दिनों में खरीदारी दिखी है सीमेंट स्पेस में, क्या उस बाइंग से आप कन्विंस्ड हैं? अगर हाँ तो ये बताइए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड कर रहे हैं सीमेंट पॉकेट से। सो दीपाली जी, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आई थिंक जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है, पूरी कैपेसिटी 415 मिलियन टन की है और एग्जिस्टिंग आई थिंक जो यूटिलाइजेशन है अराउंड 311, तो लगभग 70-75% के बीच में यूटिलाइजेशन है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट की तरफ आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स और भी ज़्यादा तेज़ी से आई थिंक इम्प्रूव होंगे, यूटिलाइजेशन लेवल्स इंप्रूव होंगे। इसकी वजह से जो रियलाइजेशंस है वहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने मिल सकती है और द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं पर कहीं ना कहीं आई थिंक अक्रॉस रीजन्स आई थिंक एक पुश थ्रू हुआ है एंड एज डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो लेवरेज है आई थिंक ऑन द ऑपरेटिंग लेवरेज आई थिंक दैट शुड इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नंबर्स वर सरप्राइजिंगली बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट एक्सपेक्टेड। Q1 के भी नतीजे मेरे ख्याल से आई थिंक बिफोर द मानसून बिगिनिंग पुश थ्रू होगा, सीमेंट ऑफ टेक कैन बी वेरी वेरी रोबस्ट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगा ये स्पेस पे। लार्ज कैप्स में आई थिंक आई ऑलवेज मेंटेन्ड अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट आई लाइक्ड, और मिड कैप सीमेंट्स आई थिंक जेके लक्ष्मी सीमेंट और जेके सीमेंट जो एक वाइट सीमेंट का भी मिक्स है इसमें, आई थिंक जिसके रियलाइजेशन अच्छे होते हैं, आई थिंक दे कैन बी गुड बेट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है राजेश, इस बीच ना आप फटाफट से 1-2 शेयर्स देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछते चलता हूँ, राय दीजिएगा। एक तो इंडियन बैंक कल लास्ट में काफ़ी स्मार्टली मूव करके गया था, इसके नंबर्स हैं आज। एक तो इसमें आप आज क्या करेंगे, नंबर्स के वेट करेंगे या फिर कुछ सौदे आज काट लेंगे अगर और ऊपर मिल जाए। और एक दूसरा देखिएगा इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट, ये वापस 7% ऊपर है और आज ये बैन में वापस लौट आया है। इसमें आज क्या करने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है इंडियन बैंक में कल हमने एक मूव देखा लास्ट के 1 घंटे में। रफली मुझे लगता है कि इसका ये जो मूव एक्सटेंड होना चाहिए। अगर सुबह में डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 274 का। डिप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रफली 278 टू 280 का मिले तो बेहतर है। अपसाइड में टारगेट रहेगा 300-310 तक का। इंडिया बुल रियल एस्टेट में स्लाइटली मुझे लगता है कि ओवरबॉट है और इनफैक्ट यहाँ से एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जो टारगेट था 160 का वो भी हो चुका है। एक्सपायरी के पहले जितना भी उसमें शॉर्ट कवरिंग करना था वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पोजीशन है तो लॉन्ग लिक्विडेशन करें। ठीक है, अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। संदीप है हमारे साथ। संदीप, पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बताइए, पोस्ट अर्निंग्स जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकर हाउसेस की ओर से, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं और कैसे रेट कर रही हैं नतीजों को? काफ़ी मिक्स रिपोर्ट्स आई हैं दीपाली। जो ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, बहुत ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, और कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि अब भी जो क्षमता विस्तार है उसको लेकर चिंताएं जता रहे हैं। पहले पॉजिटिव रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सिटी ने अपने जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है और अब तक का सबसे ऊपर का टारगेट 1923 रुपये का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, जो कि यहाँ से भी अच्छी खासी करीब 500 रुपये के आसपास की जो अपसाइड है वो दर्शाता है। मॉर्गन स्टैनली ने इसी तरह दूसरी पॉजिटिव रिपोर्ट में ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 1506 रुपये का। उनका ये कहना है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में सुधार हुआ, जिस वजह से आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत रह सकते हैं। जो केपेक्स खर्च है वो उनके अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला है, और आगे भी जो जीआरएम्स हैं वो पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज कर सकते हैं। FY18 में उनका ये भी मानना है कि टेलीकॉम कारोबार अबेड्डा पॉजिटिव हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, जिस वजह से वो अब भी आउट परफॉर्म मेंटेन कर रहे हैं। 1506 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। लेकिन अगर आप खराब रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें JP मॉर्गन ने न्यूट्रल राय थी, न्यूट्रल अभी भी बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस को हल्का इंक्रीज किया है, 1240 से बढ़ाकर 1310 किया है। उनका ये कहना है कि ये जो क्षमता विस्तार पर खर्च है वो तो उनके अनुमान के मुताबिक है, लेकिन रिलायंस जियो पर कंपनी ने अब भी कहा है कि 18,000 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश करेगी। तो जो जियो पे खर्च हो रहा है वो उनका मानना है कि एक चिंता का विषय है, जिस वजह से वो न्यूट्रल राय बरकरार रख रहे हैं। जेफरीज ने अपनी होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस में हल्का इंक्रीज किया है, 1210 से बढ़ाकर 1252 किया है, लेकिन जो मौजूदा लेवल है उसके नीचे के टारगेट प्राइस देखने को मिल रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने रेटिंग घटा दी है, अब उसे घटाकर न्यूट्रल कर दिया है, 1450 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि शेयर में जो वो जियो की वैल्यूएशंस हैं वो करीब 327 रुपये के आसपास फैक्टर इन करके चल रहे हैं। मार्जिन में गिरावट और बढ़ता खर्च, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने काफी बड़े कंसर्न्स रेज किए हैं, जिस वजह से रेटिंग को उन्होंने कट किया है। HSBC ने तो इनफैक्ट रेटिंग घटाकर रिड्यूस कर दी है और जो टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 1170 रुपये का दिया है, जो कि मौजूदा लेवल से अगर आप देखें 200-225 रुपये के आसपास की जो गिरावट है वो इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ब्रोकर्स पॉजिटिव भी हैं, लेकिन वो मात्रा कम है। जो नेगेटिव ब्रोकर्स हैं उनकी अब जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, हाउसेस मिक्स्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, लेकिन अग्रेसिव टारगेट दिया है सिटी ने, 1900 तक के लेवल्स की बात कही है। कुछ और रिपोर्ट्स, कुछ और स्टॉक्स को लेकर संदीप?
सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी करी, बाय मेंटेन किया और टारगेट प्राइस को स्टीपली इंक्रीज किया है। पहले 950 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 1170 रुपए किया है। उनका ये कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो लोन ग्रोथ में बढ़त आ रही है वो एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए, जिस वजह से FY20 तक जो मुनाफा है उसमें CAGR ग्रोथ करीब 23% के आसपास की देखने को मिलेगी, जिस वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक के जो नंबर्स आए थे उसके बाद 2 ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है। सिटी ने बाय कॉल मेंटेन किया है, 44 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को करीब 600 रुपए से इंक्रीज किया है। पहले 4000 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 4575 रुपए किया है। उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो अनुमान से बेहतर रही है। इंफ्रा और ग्रामीण मांग बढ़ी है, जिससे नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि दक्षिण भारत से जो मांग है वो आगे भी शायद सस्टेन होती हुई दिखेगी, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। HSBC की ACC पे रिपोर्ट आई है, रेटिंग बढ़ाकर होल्ड करिए, 1680 का टारगेट प्राइस है। इसके अलावा उनकी इक्विटास पे रिपोर्ट आई है, जिसमें बाय कॉल वो मेंटेन कर रहे हैं, 93 रुपए का टारगेट प्राइस है। और आखिर में सिटी की रिपोर्ट आई है, क्रॉम्पटन ग्रीन कंज्यूमर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 220 से पहले, अब उसे बढ़ाकर 261 रुपए किया है। शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। एक फटाफट से छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो न्यूज इन फोकस की बात करेंगे। आज दिन भर के लिए 3 अहम खबरें हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। इस बीच SGX निफ्टी आप देखेंगे तो आपको थोड़ी राहत मिल रही होगी, 30 अंकों की बढ़त है। दूसरा ऐसा दिन है जब उनको ग्लोबल संकेत तो पॉजिटिव है। 2 चीजों में बाजार चल रहा है, एक तो नंबर्स और ग्लोबल ठीक हो गया, नंबर्स अब तक ठीक आ रहे हैं, इसलिए बाजार भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, वो है पॉल्यूशन। देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन इसी पॉल्यूशन को नोटिस किया जा रहा है और इसको लेकर हो सकता है एक बड़ी पॉलिसी भी लेके आया जाए। सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि खबर बड़ी है, इसलिए एनालिसिस की जरूरत होगी। सुमित बताएं, ये पॉल्यूशन जिससे इस समय देश के हर लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला फिर बेंगलुरु में हो, इसको लेकर सरकार क्या योजना बना रही है? एक ही बाण से सबकी दुविधा कैसे दूर होगी? ई-व्हीकल्स, ये जिसका जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव वो बढ़ाया हुआ है और लगातार उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेकर आने जा रही है। मोदी सरकार ये चाह रही है कि जो भी बैटरीज हैं, स्पेशली जितने भी डिस्चार्जेबल बैटरीज हैं, उनको रिप्लेस किया जाए और स्पेशली रिप्लेस किया जाए रिचार्जेबल बैटरीज के जरिए। नीति आयोग एक पूरी योजना बना रहा है इससे रिलेटेड, और इसमें सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स देने की बातचीत भी हो रही है इस पूरे स्पेस को लेकर भी। अगर ऐसा होता है तो ये जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक ईज आउट करेगा। 7 रुपए के आसपास की कॉस्ट है वो घट के सीधे 1 रुपए के आसपास हो जाएगी। और दूसरा जो पॉल्यूशन है इसकी आपने बात की, वो भी काफ़ी हद तक ईज आउट होता दिखाई पड़ेगा। इससे जुड़ी जो कंपनीज हैं जिन पे आपको नजर रखनी होगी, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या फिर छोटी कंपनी अगर बात करें तो इलेक्ट्रोथर्म जैसी कंपनियां हैं, इॉन इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां हैं जो कि इस कामकाज के अंदर है, इंगरसॉल रैंड है, HBL पावर है, ये वो सभी कंपनियां, साथ साथ बैटरी कंपनीज होंगी एक साइड, अमर राजा जैसी, जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। ठीक है, तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि बेनिफिशियरी स्टैंड करती हैं इस खबर की वजह से। एक क्विक कमेंट M&M पर ले लेते हैं अविनाश का। अविनाश, आज क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, इस स्टॉक को 1500 के टारगेट्स दिए हैं। ये M&M पर अभी आपका व्यू क्या है? मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नंबर्स आएंगे वहाँ पे फार्म इक्विपमेंट के नंबर्स को लेके हमको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। यूटिलिटी व्हीकल्स में थोड़ी बहुत कंसर्न्स है क्योंकि अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट अगर होपफुली अगर ये डिस्चार्जेबल बैटरीज का अगर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास ऐसी कंपनी है रेवा जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, बैटरीज भी ये सोर्स करती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनको फायदा होगा। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, बट आने वाला जो 4th क्वार्टर रहेगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, जहाँ पे मार्जिन थोड़े दबाव में आ सकते हैं। ठीक है, इस बीच वैसे मैं आपको एक और खबर बता दूं, ग्लेनमार्क की जो अभी अभी फ्लैश हो रही है, वो खबर ये है कि इसका GBR 310 एक दवा है, ये बायोसिमिलर एक्चुअली, और इसको एक इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकली इन्वेस्टिगेशन इसके साथ हो रही है। अभी ये कंपनी की तरफ से बयान है, कोई रेगुलेटरी बॉडी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, बल्कि खुद ही कंपनी इसका इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसकी जांच पड़ताल कर रही है क्लिनिकली।
अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये आगे बढ़ाया जाएगा। ये बायोसिमिलर डिवीजन के अंदर बहुत काम हो रहा है, बायोकॉन ने इसमें बहुत काम किया और इसका प्राइसिंग इफेक्ट हमको दिख भी रहा है। तो ग्लेनमार्क GBR 310 के साथ ये अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस दवा के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर है टाटा पावर, ये भी अपने आप को दवा देना चाहता है। सुमित, ये कौन सी दवा दे रहा है, कैसे ठीक होगी इनकी बैलेंस शीट? कुछ हिस्सा बेचेगी अलग अलग यूनिट्स के अंदर, जिन जिन कंपनीज में इसकी हिस्सेदारी है उसे बेचने की योजना बना दी है। करीब 1283 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, जिसके लिए अलग अलग एंटिटीज जैसे कि नेल्को, टाटा टेली या फिर वोल्टास में हिस्सेदारी बेची जा सकती है। दरअसल जो फैसला आया था स्पेशली रिसेंटली खास तौर से प्राइसिंग को लेकर कोल की इंपोर्टेड कोल की, उसके बाद टाटा पावर को जो सेटबैक लगा है उसे ईज आउट करने के लिए कंपनी यहाँ पर ये कदम उठा रही है। नेल्को में हिस्सेदारी बेच सकती है। नेल्को में कंपनी करीब 48.64% स्टेक है, जिसकी वैल्यू रफली 94 करोड़ रुपए के आसपास है। टाटा टेली में करीब 7% के आसपास स्टेक है, जिसकी वैल्यू करीब 97 करोड़ रुपए के आसपास है। और वोल्टास में माइनर स्टेक है, 0.07% स्टेक है, जिसकी वैल्यू रफली 10 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इन कुल मिलाकर देखो तो 120-130 करोड़ रुपए तो यहाँ से कंपनी जुटा सकती है। इसके अलावा जो बाकी नॉन कोर एसेट्स है उनको भी बेचने की योजना कंपनी बना रही है। ठीक है, बहुत संक्षेप में मयूरेश, आपके कमेंट्स क्या हैं टाटा पावर पर? नहीं, लार्जली आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आई थी, एटलीस्ट टाटा पावर ने जो कॉम्पनसेटरी टैरिफ है वो अकाउंट नहीं किया था बैलेंस शीट पे, तो दैट एक्सटेंट आई थिंक इट इज सेफ गार्डेड कंपेयर टू अडानी पावर। दूसरी बात आई थिंक अगर हम कोर बिजनेस की बात करें, जो रेगुलेटेड बिजनेस है इनका, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी स्टडी पेस। और जहाँ तक आई थिंक नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, मेरे ख्याल से आई थिंक एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है, बट द अमाउंट इन्वॉल्व इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूअल कंपेयर टू द डेट दैट इट इज गॉट एंड द कैश फ्लोज दैट इट प्रॉब्ली जनरेट्स। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा, बट डिक्लाइन पे खरीदी की जाए। ठीक है, आज SBI के साथ खबर क्या है सुमित? SBI के साथ डिम्पी वैसे तो अदरवाइज कुछ और भी खबरें हैं, जैसे SBI लाइफ में हिस्सेदारी बेचने के लिए भी मर्चेंट बैंकर्स को नियुक्त किया गया है। 8 मर्चेंट बैंकर से बातचीत चल रही है। लेकिन अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग खबर की बात करें तो वो एक ओला से रिलेटेड है, जहाँ पर ओला के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको SBI की तरफ से लोन डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। दरअसल एक डिफॉल्ट हुआ और उस डिफॉल्ट के बाद से ही ये SBI की तरफ से फैसला लिया गया है। करीब 60 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ बेंगलुरु में, जिसके बाद से सभी ड्राइवर्स को जो लोन है उसके अंदर SBI ने कमी की है। इंटरेस्टिंग ये इसलिए भी हो जाता है कि ओला की तरफ से जो पहले रियलाइजेशन होता था ड्राइवर्स को वो रफली 25,000 रुपए के आसपास तक होता था, लेकिन अब वो घट के इतना हो गया कि बेयर कॉस्ट भी निकालना काफी मुश्किल हो गया है। 3,000 रुपए तक भी यहाँ पर जो रियलाइजेशन है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे जैसे उनकी रियलाइजेशन में कमी आ रही है वैसे वैसे उनकी इनकम कम है और वो फर्दर लोन्स को भी चुकाने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। करीब 102 शहरों में ओला सर्विसेज देती है और 5 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स ओला के साथ एसोसिएटेड हैं। तो बड़े क्वांटम में है। अगर SBI का जो लोन ना देने का फैसला है कुछ और बैंक्स में अगर स्प्रेड होता है तो इस कंपनी के लिए भी ट्रबलसम हो सकता है और ऑटो सेक्टर के लिए भी, क्योंकि बहुत मेजरली वहां से डिमांड आ रही है अलग अलग गाड़ियों को लेकर। तो ये क्रूशियल होगा दोनों सेक्टर्स के लिए, बैंकिंग के लिए भी और ऑटो के लिए भी, अगर आने वाले समय में ऐसा कोई भी फैसला एक्सटेंड होता हुआ दिखता है तो। ठीक है, ये हम जानकारी थी। सुमित, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुब्रा, लेकिन मेरे को एक बैंक शेयर लेना है आज। मैं डिसाइड करके बैठा हूँ, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्ट्रक्चर मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है। कौन सा बैंकिंग शेयर लूँ आज के लिए या फिर एक्सपायरी तक के लिए भी ले सकता हूँ? सुब्रा सुन पा रहे हैं? शायद नहीं, इन तक आवाज पहुंचेगी। लेकिन अविनाश, कोई शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में इनफैक्ट डिम्पी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है। यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के भी ट्रिगर्स अभी साफ दिख रहे हैं इनकी इंश्योरेंस बिजनेस को लेके, कार्ड बिजनेस को लेके। तो यहाँ पे डेफिनेटली नतीजे भी हम समझते हैं कि Q4 के ठीक ठाक आएंगे और FY18 में होपफुली क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ता है और एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहती है तो SBI में आपको एक शॉर्ट एज वेल एज मीडियम टर्म व्यू रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठेगा। जी, 9 बजे हैं, शेयर बाजार लाइव कहीं रोकेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की। पहले देखते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और संकेत आज फिर से एक बार ठीक ठाक हैं और अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम जिन नंबर्स के ऊपर बाजार का दारोमदार था अपमूव के लिए, दे हैव डिलीवर्ड। चाहे हम रिलायंस की बात करें या फिर अभी तक के जो नंबर्स आए हैं उसके आधार पर अगर हम देखें, एटलीस्ट आज का जो मार्केट सेटअप है वो तो यही सजेस्ट कर रहा है कि शायद
एक अच्छी ओपनिंग पॉजिटिव सेंस के साथ देखने को मिले। अब 90 to 50 के ऊपर अगर स्पॉट में निफ्टी निकलता है आज के ट्रेड में तो ये अच्छा संकेत बनेगा मार्केट के लिए। और ऑब्वियसली नज़र रहेगी एक्सपायरी के पहले क्या मार्केट 927475 का जो जोन है उसे सरपास कर पाएगा या नहीं। ज़्यादातर एशियन क्यूज जो है वो पॉजिटिव हैं, आधे से 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है और पॉजिटिव रब ऑफ डेफिनेटली वॉल स्ट्रीट और यूरोपियन मार्केट्स का आज एशिया में प्ले होते हुए। एजेक्स निफ्टी करीब 30 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, आज की रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओपनिंग पर, या फिर देखना होगा कि कल सीमेंट स्टॉक्स ने तो मीर अपना काम किया था, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना रोल प्ले करता है या फिर नहीं, और हेल्प करता है इंडेक्स को नहीं 9300 या फिर उसके बियॉन्ड जाने की। देखिए एक अच्छी चीज ये है कि जैसे कल सीमेंट का प्ले था तो हमने सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा रुझान देखा। अब आज रिलायंस अकेला ही काफी है, एटलीस्ट इंडेक्स का जो सेंटिमेंट है उसे अच्छा रखने के लिए। कल भी हमने देखा था कि जो ब्रॉडर मार्केट था उसमें अच्छा रुझान देखने को मिल रहा था और आज भी संकेत जिस तरह के हैं ये एक्सपेक्टेड है कि ना सिर्फ रिलायंस बल्कि जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट है उसमें भी रुझान ठीक देखने को मिलेगा। दो नंबर्स हैं एक्सिस बैंक और विप्रो, लेकिन फ्रैंकली विप्रो से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं अनलेस एक्सिस बैंक मैनेजेस टू क्रिएट सम अपसेट। आई थिंक निफ्टी बैंक भी सपोर्ट करेगा मार्केट को। बिल्कुल विप्रो पर फोकस रहेगा जिसके नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। एक्सिस बैंक की 2 दिन बोर्ड बैठक चलेगी, उसके बाद नंबर्स जारी करेगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो पॉजिटिव हैं। सिटी ने 1900 तक की टारगेट्स की बात कही है, वहीं जेपी मॉर्गन साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ये हाउसेज थोड़ा सा कॉशियस हैं इन लेवल्स पर आकर और ये 1450 1350 तक के टारगेट्स की बात कर रही है। लेकिन कल 1% के सर्ज के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। आज के सेशन में आपको फोकस करना है एनबीएफसीज पर भी, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। आज ये नंबर्स आने के बाद रिएक्ट करेगा। एलआईसी हाउसिंग एम&एम फाइनेंशियल के नंबर्स आज जारी होंगे। साथ ही पूरे ही सीमेंट स्पेस पर एक बार फिर से फोकस करें क्योंकि कल एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमने देखी थी एसीसी अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स में और पूरे ही सीमेंट पॉकेट में पिछले 2-3 दिनों में काफी अच्छी बैंक देखी भी गई है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है और 100 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी भी शुरुआत में 92 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक। लेकिन जैसे हमने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना होगा कि आज के सेशन में आरआईएल का रिएक्शन कैसा रहता है। एक अच्छी ओपनिंग होगी भी तो उसकी क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो स्ट्रेंथ दिन भर आज होल्ड करता है या फिर नहीं। लेकिन कल के सेशन में हमने निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा मूव देखा था, 1-1.5% बढ़कर ये ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ था। आज ही वही रुझान दिख रहा है। लेकिन फास्ट मनी के ट्रेड्स फटाफट से देख लेते हैं। सुबह हमने 20 ट्रेड्स आपको बताए थे, उन स्टॉक्स में हमने पिछले 2-3 दिनों में भी अच्छा मूव देखा है। इस बीच रुपए की शुरुआत हुई है, कल भी रुपया एक मजबूत क्लोजिंग देकर क्लोज हुआ था। आज भी करीब 3 पैसे की मजबूती के साथ रुपया ओपन हुआ है 6441 के लेवल्स पर। लेकिन 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश जोशी हैं, अविनाश गोरखसाकर हैं, के सुब्रा हैं और राजेश सतपुते हैं। अविनाश, फार्मा स्पेस में 3 स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में हैं। सन फार्मा और साथ ही साथ ग्लेनमार्क पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है और दूसरी तरफ स्ट्राइड साशुन, शायद ये आज एक पॉजिटिवली रिएक्ट करे क्योंकि जिस यूनिट का इंस्पेक्शन किया था यूएसएफडीए ने उसको फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है। स्ट्राइड साशुन पर कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या व्यू है? आई थिंक मुझे लग रहा है वाली स्ट्राइड शासन पे पॉजिटिव रुझान ही होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी क्योंकि ये बात क्लियर है कि अगर फॉर्म 483 इनको इशू नहीं किया है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। इवन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि अभी ये दिक्कतें ना होने के कारण FY18 में ग्रोथ वापस अच्छी तरह से रिज्यूम होगा क्योंकि US मार्केट्स को ये यूनिट सर्विस करती है। रही बात मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क फार्मा की, तो हमको लग रहा है यहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा ही रुझान पॉजिटिव निकलना चाहिए। इस बीच एक बार रिलायंस को देख लेते हैं। हम देखिए 4.25% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में रिलायंस 1479 पर, और यही मैं दीपाली कह रहा था कि आज रिलायंस एक्चुअली इंडेक्स के लिए कम से कम एक एंकर का काम करेगा, तो ये एक डायरेक्शन देगा मार्केट को एंड देन उसके आसपास जो बुल्स हैं वो अगर चाहें तो तेजी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर ये होता है तो देन वी हैव टू लुक एट द न्यू हाई। ऑलरेडी 9277 पर निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में दिख ही रहा है, सो दैट्स अ गुड सेटअप। 3-4% की तेजी इंडिकेटिव टिक्स में थी, लेकिन एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन सुब्रा इंडिकेटिव टिक्स आने के बाद क्या रखनी चाहिए रिलायंस पर? आई थिंक ऑलरेडी हम रिजल्ट्स के पहले इन लास्ट 3-4 महीने में जो भी बढ़त देखें, ऑलरेडी रिलायंस में हमने जबरदस्त बढ़त देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद एक नियर टर्म सपोर्ट अगर हम देखें तो आई थिंक 1360 के आसपास आ रहा है,
तो मेरा मानना है कि शायद आज की बढ़त अगर 1400 के ऊपर कंसोलिडेट हो गया, यानी कि अगर अच्छी खासी 1425-35 के आसपास कंसोलिडेट हुआ है, तो एक अच्छा खासा एक बेस बन सकता है रिलायंस के लिए। मेरा मानना है कि शायद वही होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक आप इंडेक्स की बात की, आई थिंक आज की मार्केट में आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी अहम हो सकते हैं, क्योंकि वही सब काफ़ी वीकनेस देखने को मिली लास्ट 2-3 दिन में, लेकिन अभी अगर आप देखें तो अच्छी खासी सपोर्ट लेवल पे आके खड़ी है। तो मेरा मानना है कि उसमें उसका भी साथ मिले, कोई शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले, तो शायद इंडेक्स को यहाँ से काफ़ी ऊपर कंसोलिडेट करने का एक मदद मिल सकता है। जी बिल्कुल। इस बीच अच्छी चीज़ ये है कि एक बार फिर से निफ्टी को देखते हैं। इंडिकेटिव टिक्स में जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो है 9274 का, और ये बार बार उसके ऊपर निकल कर आया है, अभी भी 9270 पर है। सो चांसेस आर की ओपनिंग में एक नई रिकॉर्ड हाई ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ा मीडियम टर्म से देखें हम तो अविनाश, ऑब्वियसली ये जो 9250 9300 का जोन है, अब इनफैक्ट कल अगर आप पुट कॉल का एक्शन भी देखें तो ये इंडिकेट हो रहा है कि इन लेवल्स पर जाकर मार्केट थोड़ा इट विल रन इनटू दैट रेजिस्टेंस जोन। तो हो सकता है कि आज एक नया हाई बन भी जाए मार्केट में, निफ्टी पर नया हाई देखने को मिल भी जाए, बट वो जो प्रेशर है हायर लेवल्स पे थोड़ा नर्वसनेस का वो रहेगा। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट मीर मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेशली कल का जो मूव था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन अच्छे नतीजे आने के कारण मार्केट्स में एक अच्छा मूड देखने को मिला। आई थिंक यूरोपियन मार्केट्स ने भी अच्छी रैली देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट इन द नियर टर्म मार्केट्स का जो मूड है पॉजिटिव रहेगा, बट अराउंड 9300 होपफुली अगर मार्केट्स टच करता है शॉर्ट टर्म में तो उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर देखने को मिलेगी। बट मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा फोकस में रहेगी क्योंकि अर्निंग्स का महीना है। जी, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को भी देखिए, ये भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है अलॉन्ग विद रिलायंस, और यहाँ भी अर्निंग्स का ही इम्पैक्ट है। 3.5% ऊपर ये 1043 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये एनबीएफसीज में 3 स्टॉक्स मयूरेश आज फोकस में रहेंगे। आईबी हाउसिंग जहां पर रिजल्ट इम्पैक्ट होगा, और 2 कंपनियां जिनके नंबर्स जारी होंगे, एमएनएम फाइनेंशियल और साथ ही साथ एलआईसी हाउसिंग। इन तीनों में आप के रिकमेंडेशन किस स्टॉक पर है, और स्पेशली आईबी हाउसिंग पोस्ट अर्निंग्स कैसा लग रहा है? नहीं, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी थी, और मेरे ख्याल से थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एक बास्केट बनानी चाहिए, क्योंकि जिसकी ग्रोथ आगे आ सकती है कंपनीज के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग हो या जनरल हाउसिंग सेगमेंट के लिए वो काफ़ी ह्यूमंगस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट देखने मिली है, दैट इज ऑफसेटेड द फॉल इन द कॉस्ट ऑफ यील्ड्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो स्प्रेड्स और निम्स मेंटेन करते हैं बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग शायद 8 प्राइस पे 3 टाइम्स बुक है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट कैन स्टिल एक्सपेंड इट्स लोन बुक। तो मेरे ख्याल से जो बास्केट की मैं बात कर रहा था, दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, अगर ये बास्केट आप बनाते हो तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू कैन प्ले दैट। जहाँ तक रूरल फोकस्ड एनबीएफसीज का है, जैसे एमएनएम फाइनेंशियल, एसेट क्वालिटी के दबाव अभी भी बैलेंस शीट पे हम देख रहे हैं, और जो 120 डेज बकेट प्रोविजनिंग है वहाँ पे 8-8.5% के आई थिंक जीएनपीएस हैं। तो इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी फोकस्ड, और मेरे ख्याल से आई थिंक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट आई लाइक ऑन डिक्लाइंस। जो इनकी प्रोविजनिंग है इस फार लेसर, अगर हम 90 डेज पे भी शिफ्ट होते हैं तो शायद 4.2-4.3 का एनपीएस रहेंगे, बट मेरे ख्याल से आई थिंक रिटर्न रेशियोज आर फार बेटर देन मोस्ट प्लेयर्स इन दिस स्पेस, और जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स पे ये ट्रेड करता है दैट इज फार मोर रीजनेबल कंसिडरिंग द अर्निंग्स प्रोफाइल। तो पिक एंड चूज करना है विद इन रूरल फोकस्ड हाउसिंग, तो चोला इन्वेस्टमेंट विल बी माय पिक। लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आप देखिए कितना अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात की, रिलायंस पर तो है ही स्ट्रेंथ जो देखने को मिल रही है। इसके अलावा और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव है, इसमें वेंट है, वेंट इंडिया के काउंटर पर काफ़ी अच्छा मूव है, करीब 13% ऊपर ये दिख रहा है। टीबीजेड पर हमने देखा अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, करीब 5-5.5% का। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स। बायोकॉन है जो कि करीब 3.5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में दिख रहा है इस समय 1105 के लेवल पर। सो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। स्ट्राइड शाशून है जो कि 2.5% ऊपर है। एवीटी नेचुरल ये करीब 6% ऊपर। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर है जो कि 2% ऊपर है। जीलर्न ये करीब 2.5% ऊपर। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो। राजेश, टॉप 2 पिक्स आपकी आज के ट्रेड के लिए? या देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स में हमें एक्सपायरी के एंगल से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 438, टारगेट विल बी 460
सेकंड इज स्ट्राइड शासन। हमें लगता है कि इसमें बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट कल मिला है, सो वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1070 ऑन ए पोजिशनल बेसिस। अगर प्योरली इंट्राडे करना है तो स्टॉप लॉस शुड बी 1090। जो टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 1145 फॉर द इंट्राडे ऑन अ पोजिशनल बेसिस। 118085 का टारगेट रहेगा। जी सुब्रा, 4 स्टॉक्स हैं जो कि एफ&ओ बैन से आज बाहर हो रहे हैं, रिलायंस कैपिटल, डीएलएफ, भारत फाइनेंशियल और जैन इरिगेशन। और ये चारों स्टॉक्स में से स्पेशली जैन इरिगेशन और डीएलएफ कांस्टेंट मूवर रहे हैं। आप इनमें से कोई ट्रेड पिक करेंगे आज? देखो, मुझे अगर चुनना का तो शायद मैं एक जैन इरिगेशन के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी एक बढ़त के बाद बैन की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर रेंज बोल रही, तो यहाँ से एक बढ़त आ सकती है 115 तक। और मेरा मानना है कि शायद ये एक प्रीफर ट्रेड है। और आई थिंक रिलायंस कैपिटल ऑल्सो, आई थिंक यहाँ पर भी अच्छी खासी कंसोलिडेशन, यहाँ पर मूवमेंट काफी अभी लास्ट 3 अभी आई थिंक हफ्ते भर में देखने को नहीं मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक्सपायरी तक 640 तक जाने की पूरी संभावना है। इस बीच चलिए इंडिकेटिव टिक्स जो आए हैं ना उसको एक बार देख लेते हैं। फुल चांस है कि आज एक नए हाई पर ही निफ्टी खुले। 9273 पर ये रुका है इंडिकेटिव टिक्स में, और 9274 जो है वो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। सो इट्स ऑलमोस्ट देयर। इनफैक्ट इसने इंडिकेटिव में हिट किया भी था। ऑब्वियसली जो गेनर है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टॉप गेनर है। रिलायंस 3% ऊपर है, M&M 1.5%, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, भारती इन्फ्राटेल, टाटा पावर, हीरो मोटरकॉप, इन काउंटर्स पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। अगर हम कैश में देखें जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिल सकती है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ, इसमें एक तो ज़ाइलॉग सिस्टम्स है, ये करीब 9% ऊपर है। TBZ की हमने बात की, ये 6% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में रुका है। डॉलर इंडस्ट्रीज़ है जो कि 5% ऊपर है, कल का मुंह एक्सटेंड करते हुए। इंडिया बुल्स होलसेल पर रुझान ठीक है, 119 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ काउंटर्स जिस पर मुंह देखने को मिल सकता है, इसमें HOCL है, ये करीब 35 के आसपास 5% का मुंह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बायोकॉन, ये और एक काउंटर है जो कि करीब 4% ऊपर खुलने की उम्मीद बनी हुई है, और इनफैक्ट अच्छी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल सकती हैं। इफ यू लुक एट मिड कैप, यहाँ पर इनफैक्ट IRB इंफ्रा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, रिलायंस कम्युनिकेशन और साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मुंह देखने को मिल सकता है, अपार्ट फ्रॉम फार्मा स्पेस जहां पर अच्छा रुझान है, बीट बायोकॉन और स्ट्राइड्स शासन। जी अविनाश, 2 ट्रेड्स जिन पर आपका फोकस रहेगा आज ओपनिंग के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि आज LIC हाउसिंग फाइनेंस और टिपिकली अगर इंडिया बुल्स हाउसिंग की जो बात मैंने की, ये दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा पॉजिटिव रुझान दिखना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमको लग रहा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी ठीक ठाक आनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा आने चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड और एक मीडियम टर्म ट्रेड LIC हाउसिंग फाइनेंस में बन सकता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में हमको लग रहा है कि लोअर लेवल्स पे ज़रूर सपोर्ट आएगा, और यहाँ पे जो लोन बुक ग्रोथ आया है वो सस्टेन होने की पूरी चांसेस है FY18 के लिए भी। जी, ये बायोकॉन पर मयूरेश क्या कमेंट्स हैं? आज अच्छा मूव दे रहा है ये स्टॉक, और फ्राइडे को अर्निंग्स भी आने हैं बायोकॉन के। ये स्टॉक ने हमेशा सरप्राइज किया है, और जहाँ तक इसके मेन बिजनेस सेगमेंट्स रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों या जो उसका मेन सेगमेंट है रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं आई थिंक जो पाइपलाइन है ड्रग्स की, आई थिंक वो काफ़ी तगड़ी है। जो इनके ग्लार्गिन जो इन्होंने जापान में आई थिंक लॉन्च किया था, और इसके 2 आई थिंक जो अलग लॉन्चेस आने की उम्मीद है, जिसकी मार्केट साइज़ और पोटेंशियल एड्रेसेबल ड्रग साइज़ इज़ क्वाइट लार्ज। मेरे ख्याल से आई थिंक पोटेंशियल काफ़ी खुलती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 से 3 वर्षों के लिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एक बार सारे सीमेंट स्टॉक्स दिखाइए। कल हमने काफ़ी अच्छा मुंह देखा था सीमेंट स्टॉक्स पर, एंड आज भी एटलीस्ट जो रुझान है वो ठीक ठाक है। आई वोंट से कि ये आज के स्टार परफॉर्मर्स होंगे, एटलीस्ट जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं वो, लेकिन हाँ बस इस पूरे ही स्पेस में अच्छा खासा है। लुक एट अल्ट्राटेक, आज भी आधे % ऊपर। इंडिया सीमेंट्स ऑलमोस्ट 1.25% ऊपर है। अंबुजा सीमेंट्स, ACC, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। और एक स्पेस जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है बैंकिंग। निफ्टी बैंक आधे % ऊपर है, लेकिन जिस तरह से ICICI तेजी दिखा रहा है, या फिर PNB या फिर SBI, इनमें जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, ये अगर टिक गया हायर लेवल्स पे तो हो सकता है फिर विद इन निफ्टी बैंक HDFC बैंक थोड़ा सा ब्रीदर ले आज, और जो बाकी बैंक्स हैं उसमें बढ़त देखने को मिले। HDFC बैंक भी इनफैक्ट है तो हरे निशान में, लेकिन मामूली सी मजबूती देखने को मिल रही है। सुब्रा, HDFC बैंक पर आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है?
मेरा आई थिंक ब्रॉडली अभी भी आने वाले टाइम पे भी आउट परफॉर्म रहने की पूरी संभावना है, लेकिन जो भी बढ़त देख चुके हैं ऑब्वियसली कंसोलिडेशन की उम्मीद है। तो आई थिंक 1450 इस रेंज पे अगर मुनाफा वसूली आती है तो आई थिंक उस रेंज पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। और ऊपर में मेरा मानना है कि शायद अभी भी काफी ऊपर जाने की स्कोप है और ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक 1700 1750 जाने की पूरी संभावना है जी। लेकिन इंडेक्स अभी 55 पॉइंट्स ऊपर 9273 के लेवल्स पर है, यानी अपने एग्जैक्टली अपने लाइफ टाइम लेवल्स के बेहद नजदीक। और स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन जो आज के सेशन में आएगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ही आ सकता है आज के सत्र में। कुछ और इंडेक्स मूवर्स में एक M&M पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि M&M भी अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में। और आज क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट भी आई है जिसने आउट परफॉर्म रेटिंग है और टारगेट्स को रेस करके 1500 किया है। तो इस स्टॉक में भी अच्छा मूव है, आज 1.5% ऊपर ये भी ट्रेड करा है 1285 के लेवल्स पर। तो ये दो प्रिसाइज स्टॉक्स इंडेक्स है जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। इस बीच अगर कैश में कुछ स्टॉक्स देखें जो कि जहां पर वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, उसमें आपको आज AVT नेशनल प्रोडक्ट्स को इनफैक्ट देखिए आज का 2 डेज ट्रेड भी है और वॉल्यूम शुरुआती ठीक है और स्टॉक 6% ऊपर 4885 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हर रोज ठीक 8:30 बजे हम आपको 2 डेज ट्रेड बताते हैं, आज भी इसमें अच्छा मूव है। कुछ चुनिंदा जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के शेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं। TBZ करीब 6% ऊपर, ये भी 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल ऑफशोर स्टॉक्स में आज के सेशन में बाइंग छोटे सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें आंध्रा सीमेंट हालांकि लो वैल्यू स्टॉक है लेकिन अच्छा मूव है। ककातिया सीमेंट कल भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था, आज भी वॉल्यूम्स के साथ ठीक ठाक रुझान है शेयर में। एक HOCL को देखिए, ये स्टॉक हमने फ्राइडे के सेशन में आपको 2 डेज ट्रेड के तौर पर बताया था और तब से ये लगातार चल रहा है। आज भी 5% की मजबूती है 35 के लेवल्स पर, लेकिन इंडेक्स 9273 पर ट्रेड कर रहा है। और आज कह सकते हैं कि एलिफेंट विल फ्लाई, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज परफॉर्म करेगा और हेल्प करेगा मार्केट्स को। देखिए रिलायंस तो आज चलेगा ही, लेकिन साथ ही आप देखिए इसने पूरे ऑयल एंड गैस इंडेक्स को एक नए हाई पे खड़ा कर दिया है। जो आप ऑयल एंड गैस इंडेक्स है उससे अगर आप देखें, साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स है ये भी नए हाई पर दिख रहा है, तो संकेत अच्छा। और इसके बीच बाजार की ओपनिंग एक नए हाई पर 9274 इज द प्रीवियस हाई, 9273 पर इंडिकेटिव टिक्स में रुका है। निफ्टी लेड बाय रिलायंस जो कि 3% ऊपर दिख रहा है 1460 के लेवल पर। तो एक रिकॉर्ड ओपनिंग निफ्टी पर एक्सपेक्टेड है। सेंसेक्स अभी भी इंडिकेटिव टिक्स के मुताबिक करीब 201 पॉइंट दूर है जो इसका लाइफ टाइम हाई है उससे, जो कि है 30,024 पर। नए हाई पर खुला है निफ्टी 9278 तक ये गया है ओपनिंग में और अब 9261 पर है, लेकिन इसने रिकॉर्ड ऊंचाई पर ओपनिंग दी है। निफ्टी ने 9278 के लेवल पर निफ्टी खुला है यहाँ पर और अब 9264 पर ट्रेड कर रहा है। गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जो कि 3% ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस समय करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही ICICI बैंक अच्छा सपोर्ट करते हुए 1.5% की तेजी ICICI बैंक पर है। हिंडाल्को और एक काउंटर है जो कि करीब 1.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्लियरली जो टॉप लीडर है इस समय मार्केट का वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये अभी भी 2.25% ऊपर 1454 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है जो कि करीब 2.25% ऊपर 1029 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी 9260 पर है। ऑब्वियसली उन हाई लेवल्स पर जाने के बाद थोड़ा सा ये नीचे आया है और यही हम बात भी कर रहे थे कि 9250 से 9300 का जो जोन है उसमें निफ्टी कितना कन्विंसिंगली टिकता है ये देखना ज़रूरी होगा, बिकॉज डेफिनेटली 9250 टू 9300 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में, लेकिन इसी के बीच फिलहाल होल्ड कर रहा है 9260 पर। अच्छी चीज़ ये है, हेडलाइन ये है कि रिकॉर्ड लेवल पर खुला है निफ्टी, भले ही मार्जिनल हो लेकिन हाँ रिकॉर्ड लेवल पर ओपनिंग हुई है रिलायंस के नतीजों के बाद और रिलायंस अब भी होल्ड करते हुए करीब 2% ऊपर 1447 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लूजर्स को देख लेते हैं जहां पर आज थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है या फिर कमजोरी का रुझान। इसमें भारतीय एयरटेल है जो कि आधे % नीचे है। NTPC, HCL टेक, ITC, इन्फोसिस, बॉश और HDFC बैंक ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि कुछ हद तक लेगार्ड्स हैं। आई वोंट से ड्रैग कर रहे हैं लेकिन हाँ कुछ हद तक लेगार्ड्स हैं या फिर बैकसीट उन्होंने ली हुई है। मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज बायोकॉन टॉप गेनर है, इनफैक्ट स्पॉट में 4.5% ऊपर है। IRB इंफ्रा 3% ऊपर है। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये कुछ है ना काउंटर्स हैं जो कि 2-2.25% की तेजी दिखा रहे हैं। लुक एट रिलायंस कैपिटल, ये 0.25% ऊपर 623 का लेवल यहाँ पर है। साथ ही DLF और साउथ इंडियन बैंक ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिल रही है। डिश टीवी, DLF, GMR इंफ्रा, RBL बैंक ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और जो आप दीपाली कह रही थी ओपनिंग के पहले दैट एलिफेंट विल फ्लाई, वही देखने को मिला है क्योंकि आज जो तेजी निफ्टी पर देखने को मिली है
अगर आप प्योर कंट्रीब्यूशन लेवल से देखें तो रिलायंस अकेला निफ्टी में 25 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा है आज की तेजी में। जी, लेकिन मेरे लिए आज की क्लोजिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। डिस्पाइट अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन नंबर्स से पहले ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऑलरेडी इतना चल चुका है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ना दिखाए, तो इसलिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और अगले 2-3 सेशंस का बिहेवियर। ब्रोकर हाउसेस मिक्स्ड है और सिटी ने तो हालांकि 1900 तक के टारगेट्स की बात कही है। 2.5% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एक और स्टॉक जहां पर अर्निंग का इंपैक्ट है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अब ये स्टॉक करीब 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1028 के लेवल्स पर। जैसे एक्सपेक्ट किया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, वही रुझान देखा गया है। 1.25% मजबूत ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। एक बार पूरे ही सीमेंट स्पेस को देख लेते हैं। कल की बढ़त का जो क्रेडिट गया था वो सीमेंट स्टॉक्स को गया था। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक तीनों की ओर से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आया था पोस्ट अर्निंग्स। आज ये स्पेस शांत है। एसीसी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अंबुजा सीमेंट के इनफैक्ट इस वीक अर्निंग्स आने हैं, स्टॉक 1% ऊपर है। इंडिया सीमेंट जो कि कांस्टेंट मूवर रहा है आज भी 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1.4% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम में 0.5% का मूवर, हिडलबर्ग सीमेंट में भी 1% की मजबूती देखी जा रही है। लेकिन फार्मा स्पेस से 2 स्टॉक स्पेशली देख लेते हैं, तो स्ट्राइड साशुन और दूसरा बायोकॉन के नंबर्स फ्राइडे जारी होंगे, जिसमें बोनस को लेकर भी अनाउंसमेंट आ सकती है। स्टॉक एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आज के सेशन में दिखा रहा है। 5.25% ऊपर इनफैक्ट भी आ चुका और अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक इनफैक्ट ट्रेड कर रहा होगा 1120 के लेवल्स पर। स्ट्राइड साशुन में पॉजिटिव न्यूज फ्लो, इसीलिए स्टॉक 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। 4 शेयर्स स्पेशली देखिए जो कि आज एफ&ओ बैन से बाहर हुए हैं, क्योंकि एफ&ओ बैन से बाहर होने के बाद आमतौर पर वाइब्रेंसी बढ़ जाती है स्टॉक में। रिलायंस कैपिटल, डीएलएफ, भारत फाइनेंशियल और जैन इरिगेशन, इन चारों स्टॉक्स की जो ओपनिंग हुई है वो पॉजिटिव नोट पर हुई है। रिलायंस कैपिटल करीब 10 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। डीएलएफ में भी करीब हम 1.5% का मूव देख रहे हैं। भारत फाइनेंशियल और जैन इरिगेशन यहाँ भी शुरुआत अच्छी हुई है। आरबी इंफ्रा करीब 3% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है, ये भी एफ&ओ बैन से आज के सत्र में बाहर हुआ है। जिन स्टॉक्स में कैश में इनफैक्ट वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी जा रही है उसमें एक एसआर शिपिंग का स्टॉक है, यहाँ 7.5% का मूव है। टीबीजेड में अच्छा मूव है, ये भी 7% के उछाल के साथ 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक मंगलम टिम्बर ये स्टॉक है जो चल रहा है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, शुरुआती 32 के लेवल्स देखे जा रहे हैं और करीब 6% का सर्ज है। बायोकॉन के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ऑफशोर स्टॉक्स में भी रुझान अच्छा है। एक बार पूरे इंडिया बुल्स ग्रुप को देख लेते हैं। इंडिया बुल वेंचर्स करीब 5% ऊपर आज भी है, ये कांस्टेंट अपर सर्किट पर रहा है शेयर, आज भी वही रिफ्लेक्शन। 5% का मूव 119 के लेवल्स। लेकिन आईबी रियल जो कि वापस आज एफ&ओ बैन में शामिल हुआ है 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईबी हाउसिंग पर नंबर्स का इंपैक्ट है और सॉरल होल्डिंग्स यहाँ पर करीब 0.25% का मूव देखा जा रहा है। तो ओपनिंग एज एक्सपेक्टेड अच्छे नोट पर हुई है, लेकिन ओपनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी नहीं राशि क्लोजिंग। बिल्कुल, क्लोजिंग तो खैर इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन एक बार जो मिड कैप सीमेंट स्पेस है उसे देखते हैं। उसमें भी कई कैंडिडेट्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सो यू हैव इंडिया सीमेंट्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आंध्रा सीमेंट्स है, काकाटिया सीमेंट, ये भी सारे स्टॉक्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल मार्केट खुला हाई पर रिलायंस ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। अब मार्केट कोशिश कर रहा है कि इन लेवल्स के आसपास होल्ड करे। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप सुब्रा? ब्रॉडली जैसे आप लोगों ने कहा यहाँ पर रिलायंस के एक दावेदार रही यहाँ पर मार्केट को स्टेबलाइज करने के, वही हम देख रहे हैं। तो लेकिन आज का दिन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, वॉलेटिलिटी आ सकते हैं सेकंड हाफ में, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक 9200 के ऊपर अगर एक्सपायरी आज का क्लोजिंग देखने को मिले तो आई थिंक चांसेस आर हाई कि शायद हम लाइफ टाइम हाई के आसपास एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या टारगेट्स आपने दिए हैं अर्निंग्स के बाद या फिर आज की ओपनिंग देखने के बाद मयूरेश? नहीं, लार्जली जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक जो पेटकेम और रिफाइनिंग बिजनेस है, आई थिंक उसकी वैल्यूएशन लगभग 1150-1200 रुपए तक आती है। अगर हम टेलीकॉम की बात करें, जो जितने सब्सक्राइबर्स इन्होंने पेश किए थे कल मीटिंग के बाद या बोर्ड मीटिंग के बाद, मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज अ सब्सटेंशियल अपसाइड। अगर हम मान के भी चलें क्या कि बेटा पॉजिटिव होती है इन द कमिंग फिजिकल फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर, आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव अपसाइड खुलती है। तो आई थिंक एटलीस्ट 15-20% मोर फ्रॉम द करंट लेवल इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ये देखिए जो बोनस वाला ट्रिगर है ना, बायोकॉन और सिंजीन दोनों पर प्ले हुआ। सिंजीन भी चल रहा है करीब 1-1.5% ऊपर है, बायोकॉन पर तो हमने देखा ही अच्छा मूव देखने को मिला है। इन दोनों पर कोई टेक्निकल कॉल अगर लेना हो इस अप मूव के बाद तो वो क्या होगा? देखिए मुझे लगता है बायोकॉन ज़्यादा बेटर लगता है। इनफैक्ट स्लाइटली गैप अप हुआ है तो दैट्स द ओनली कंसर्न कि थोड़ा अगर यहाँ पे करेक्शन मिले 1100 तक का भी तो दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1070 ऑन ए पोजिशनल बेसिस। सब साइड में मुझे लगता है 1170 से लेके 1180 का टारगेट 2-3 दिन में आना चाहिए। जी,
लेकिन M&M इस स्टॉक को एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा मूव दे रहा है BBA शेयर, 1.25% की मजबूती दिखा रहा है। इनफैक्ट अविनाश, ये ACC और अल्ट्राटेक के अर्निंग्स तो देख चुके हैं, अभी अंबुजा सीमेंट के नंबर्स ड्यू हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस को चेंज हुई हैं आपकी अल्ट्राटेक और ACC के अर्निंग्स देखने के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो की मॉनिटरेबल नंबर होगा दीपाली अंबुजा सीमेंट्स का, वो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। आई मीन हमने ACC और अल्ट्राटेक में देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव हो चुका है, और ये बात मार्केट्स को और एनालिस्ट को काफ़ी पसंद आई है। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत दबाव में हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अगर पॉजिटिव आता है अंबुजा सीमेंट्स का, तो यहाँ पे भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। और FY18 में होपफुली मैक्रोज अगर इंप्रूव होते हैं तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो पहला अपटिक दिखाएगा पोस्ट द मानसून। बिल्कुल। एक बार फिर से एडवांस डिक्लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि अब देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। 1050 के आसपास जो गेनर्स हैं उनकी संख्या है, NSE पर नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 260 के आसपास है। तो अच्छी खासी ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। SR शिपिंग को एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव है। इनफैक्ट आज आप जो परसेंटेज गेनर्स की लिस्ट देखेंगे ना, कैश के गेनर्स की, इसमें कई इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। SR शिपिंग की हमने बात की, ये 14% ऊपर इस समय है। न्यूटेक इंडिया ये 7%, TBZ 6% है। जय भारत मारुति करीब 6% ऊपर। जय भारत मारुति आपको अविनाश कैसा लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक जय भारत मारुति डेफिनेटली मारुति का एक क्रिटिकल वेंडर है, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाता है, और मेरे ख्याल से इनका जो वेंचर है बसेस में, ये भी क्लियरली FY18 में होपफुली थोड़ा बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का अगर रुझान है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से मिड कैप काउंटर है, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम है। जैन इरिगेशन अब ह्यूज वॉल्यूम के साथ 7.5% ऊपर आ चुका है, 119-120 के लेवल्स पर। कांस्टेंट माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, US मार्केट में एक्सपैंड कर रही। कल मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद थी, जिसमें उन्होंने डिटेल्स शेयर की थी हाल ही में मिले प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन मयूरेश, ये जैन इरिगेशन ऑलरेडी काफी चल चुका है, लेकिन जिस तरह का ये कांस्टेंट मूव दे रहा है, लग नहीं रहा है कि हाल ही में रुकेगा। क्या करें, अभी इन लेवल्स पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है, आई थिंक थोड़ी डिक्लाइन की राह देखनी चाहिए, बट आई थिंक व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स है डेट इक्विटी रिड्यूस करने के, मैनेजमेंट काफ़ी ऑन ट्रैक है टू डू दैट। सेकेंडली आई थिंक जो इनका कोर कारोबार है और जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, स्पेशली माइक्रो इरिगेशन की तरफ, MIS में आई थिंक मार्केट लीडर्स हैं। थोड़े रिसीवेबल्स पोजीशन जो इनकी है ये एलिवेटेड साइड पे है, बट मेरे ख्याल से आई थिंक एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव्स दैट पोजीशन विल आल्सो कम डाउन स्लोली एंड स्टेडीली। तो वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स नीचे आएंगे, डेट इक्विटी लेवल्स नीचे आएंगे। हालांकि एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर रहता है कि मानसून और मानसून प्ले कैसा होगा, एंड दैट इज हाउ दीज स्टॉक्स रिएक्ट। बट लार्जली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हैं तो डिक्लाइन पर अगर ये स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस बीच एक बार सारे ही 4 व्हीलर स्टॉक्स को देख लेते हैं, ऑटो स्टॉक्स को। M&M पर हमने देखा कि रुझान अच्छा देखने को मिला था ओपनिंग में, और ये अब भी करीब 2.25% ऊपर 1293 के लेवल पर है। अगर आप बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स है जो कि 1.25% ऊपर है। मारुति ऑब्वियसली थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, तो ये फ्लैट है इस समय, और अशोक लेलैंड करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर मीडियम टर्म नज़रिया हो अविनाश, अब क्योंकि मारुति इतना चल चुका है, अब टाटा मोटर्स एक के बाद एक लॉन्च करते जा रहा है मॉडल, बट ऑब्वियसली टिल दे गेट द नंबर्स बैक थोड़ा मार्केट शायद वेट एंड वॉच मोड में रहेगा टाटा मोटर्स पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर बाय अपग्रेड भी है, तो उसके बाद हमने अच्छा रुझान देखा है M&M पर। इन तीनों के बीच आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि तीनों के बीच में हमको लग रहा है कि महिंद्रा और टाटा मोटर्स, ये दोनों ही काउंटर्स में एक पॉजिटिव रुझान रखना चाहिए। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स हमको लग रहा है चौथे क्वार्टर के शायद थोड़े से वीक आए, लेकिन FY18 में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने डोमेस्टिक कार मार्केट में किया है, प्लस JLR का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो टाटा मोटर्स कैन डेफिनेटली गिव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मेरे ख्याल से गिरावट में टाटा मोटर्स को जरूर खरीदना चाहिए। एक बार इंफ्रा और रियल्टी, इन दोनों स्पेस के स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये वो दो रेस्पेक्टिव सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार हम खरीदारी देख रहे हैं। IB इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन HCC को देखिए जिस पर हमने बातचीत की भी थी ओपनिंग से पहले, ये स्टॉक भी 4.5% की बढ़त दिखा रहा है।
पुंज, लॉयड, एलएनटी में भी इनफैक्ट लगातार अच्छी खरीदारी दिखी है। कल भी 1-1.5% चला था, आज भी आधा % ऊपर 1740 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो मोरलेस आज इंफ्रा स्पेस में बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा अगर रियल्टी शेयर्स को देखें तो डीएलएफ चल रहा है एक स्टॉक, जो कि आज एफ&ओ बैन से बाहर हुआ है, हमने भी बातचीत की भी थी। इसके अलावा बाकी अगर रियल्टी शेयर्स देखें, एचडीआईएल, आईबीरियल, वहां पर क्या रुझान है, तो एचडीआईएल में करीब 1.5% का मूव है। उबेर, रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज नेगेटिव बार्स के साथ ट्रेड हो रहे हैं। तो सिलेक्टिव बाइंग है आज के सेशन में, उतनी ज्यादा वाइब्रेंसी नहीं है जो कि आमतौर पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है। आईबीरियल हालांकि 3% ऊपर आज भी ट्रेड कर रहा है 157 पर। मयूरेश, हाल फिलहाल में इंफ्रा और रियल्टी, इन दोनों स्पेस से कुछ स्टॉक्स आपने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं क्या? क्योंकि ये दो वो पॉकेट्स हैं जो कि बजट के बाद से लगातार चल रही हैं। नहीं, बिल्कुल। और जैसे गवर्नमेंट के आई थिंक इनिशिएटिव्स है स्पेंडिंग पे, तो आई थिंक पावर, इंफ्रा, आई थिंक डेफिनेटली, और रोड्स, ये तीनों सेगमेंट्स में काफ़ी बेनिफिशियल इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक रोड्स का सवाल रहा, आईआरबी और सद्भाव पे मैं अभी भी पॉजिटिव रहूँगा। मेरे ख्याल से आई थिंक इनविट्स जो ये कंपनी लॉन्च करेगी या कर सकती है, एक ट्रिगर बन सकता है। बट जितना इनकी इक्विटी रिक्वायरमेंट है बॉड प्रोजेक्ट्स के लिए, लगभग 1500-1600 करोड़ है, और मैनेजमेंट का यही मानना है कि 1100-1200 करोड़ आई थिंक इनका कैश अक्रूवल्स होते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। जो ऑर्डर बुक है इनका 12,000 करोड़ अच्छी खासी विजिबिलिटी देता है, और जो हाइड्रिड एनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रहे हैं वहाँ पे इक्विटी IRRs आर मोर देन 18%। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इज समथिंग दैट आई एम लाइकिंग। इसके जो 3 मेन सब सेगमेंट्स हैं, होटल बिजनेस, एन्यूटी बिजनेस और रेसिडेंशियल, होटल और एन्यूटी बिजनेस इटसेल्फ इज डूइंग सो वेल। तो मेरे ख्याल से जो कैश फ्लोज यहाँ से जनरेट होते हैं और जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं ऑफ बैंगलोर लीजिंग आउट स्पेस, ऑफिस रेंटल्स, आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है रेसिडेंशियल सेल्स स्टार्ट गेटिंग बंच्ड अप एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन बैलेंस शीट। सो ब्रिगेड इज समथिंग दैट आई लाइक फ्रॉम द रियल एस्टेट। चलिए अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। राजेश, एक बार निफ्टी को देखिए फिर से, कमिंग बैक टू निफ्टी। आज इसने 90 to 80 का नया हाई हिट किया, फिलहाल वहां से करीब 20 एक पॉइंट नीचे है। आपको लगता है ये इस रेंज को डिफेंड कर जाएगा, 90 to 50 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा? मीर, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि गैप अप होने के बाद जनरली और सामने एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो निफ्टी की पर्टिकुलरली जो रैली है, जैसे मॉर्निंग में भी यही डिस्कस किया था कि 90 to 70, 90 to 80 का जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इससे चैनल रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादातर निफ्टी सबड्यूड हो सकता है टिल एक्सपायरी। 9,200 का जो कल में हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई थी 22 लाख शेयर की, तो मुझे लगता है कि निफ्टी इसी रेंज में रहेगा, 9,200 ऑन द लोअर साइड और सामने 9,280। मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो ज़्यादा रहेगी। जी सुब्रा, इनफैक्ट निफ्टी अब करीब 9256 के लेवल्स पर आ चुका है, और कल के क्लोजिंग तक के जो रोल ओवर फिगर्स हमने देखे थे 3 मंथ के एवरेज के मुकाबले जो रोल ओवर पोजीशंस थी वो ज्यादा थी, 30% के आसपास रही हैं। अभी सजेशन क्या दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को आप? सुब्रा से शायद बातचीत नहीं हो पा रही। राजेश, ये सेम क्वेश्चन आपसे भी होगा, निफ्टी पर क्या सजेशन आप दे रहे हैं रोल ओवर पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट्स को? या जैसे मैंने कहा कि रोल ओवर हम लोग थोड़ा सा यही हमारा व्यू है कि निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। ये रैली हम लोग दिख रहे हैं क्योंकि सामने एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन आप इसको जियोपॉलिटिकल नज़रिए से भी देखो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेंशंस भी है। एक हफ्ते के अंदर वो थोड़ी ना फिजल आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 9,300 का बैरियर अगले सीरीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 9,300 निकाले तो फिर हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा नया व्यू लेंगे कि चलो शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है और कहाँ पे एक नई पोजीशन बांध सके। लेकिन फिलहाल के लिए व्यू यही है कि निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक जो है जहाँ पे करेक्शन है और जहाँ पे एक मोमेंटम हमें आगे जाके मिल सकता है, वहीं पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच चलिए वीके शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार देख लेते हैं कि और कुछ काउंटर्स जिस पर ट्रेड किया जा सके। निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट जो हाई इसने हिट किया था ना आज खुलने के बाद, वहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स इसने शेड किए हैं, और ये जो शेडिंग हुई है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक ये हैं जो कि कुछ हद तक लैग कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पर मयूरेश क्या व्यू है आपका?
नहीं, सिंस द मर्जर मेरे ख्याल से आई थिंक जो एसेट क्वालिटी है वो एलिवेटेड साइड पे थी अराउंड 2.5%, बट वहाँ पे उन्होंने मेंटेन की है। निम्स अच्छे खासे मेंटेन कर चुके हैं ये 4% पे। और जहाँ तक लोन ग्रोथ के आसार है मेरे ख्याल से आई थिंक एज द क्रेडिट ग्रोथ रिज्यूम्स इन द सिस्टम, आई थिंक बैंक काफ़ी वेल प्लेस्ड है। ग्रोथ रिजर्वेशन जो होती है वो एसओटीपी पे होती है, तो इसका जो सिक्योरिटीज आर्म होता है, एसेट मैनेजमेंट आर्म होता है, इसकी सबकी वैल्यूएशन मद्देनजर रखनी चाहिए। बट कोर बैंकिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी भी एक हम वीक ट्रिगर पॉइंट्स मान के चल रहे थे ऑफ इंटीग्रेशन, वो शायद बैलेंस शीट पे आ चुके हैं। जैसे क्रेडिट ग्रोथ सुधरेगी एंड एज द बैंक इज इंप्रूविंग इट्स एडवांसेस ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 20-23% ईजिली पोस्ट कर सकती है। हालांकि वैल्यूएशंस के तौर पे प्राइस टू बुक मल्टीपल पे आई थिंक हाईली प्राइस्ड है। मेरे ख्याल से आई थिंक द स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट आई लाइक, तो फेडरल बैंक इज समथिंग दैट आई स्टिल लाइकिंग एट दीज लेवल्स। मुझे लगता है करूर वैसे बैंक अगर 8-10% करेक्शन पे मिलता है तो दैट कैन बी अ मच बेटर वेट इन द बैंकिंग स्पेस। जी, वीके शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। 2 दिनों में सेंटिमेंट्स तो मार्केट के पॉजिटिव हुए हैं, क्रेडिट जाता है ग्लोबल इंडिकेशंस को, और साथ ही साथ जो अर्निंग्स आई हैं, फिर चाहे वो सीमेंट स्पेस के अर्निंग्स हो, प्राइवेट बैंक्स के अर्निंग्स हो, फिर आरएल के अर्निंग्स हो, सेटअप आपको लग कैसा रहा है और इंडेक्स पर क्या व्यू है? जी, इंडेक्स पे जो रेजिस्टेंस है आपके टेक्निकल एनालिस्ट बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि इस सप्ताह जो कुछ होने वाला है वो इस जो रेंज है अपर 9273 के उसको ब्रेक कर सकता है। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की स्कीम, टैक्सेशन की स्कीम मिस्टर ट्रंप लेके आते हैं जो बुधवार को। हमारे मार्केट उसको थर्सडे को रिएक्ट करेंगे, तो हम रिएक्ट करेंगे उस स्कीम को लेकर नहीं, हम रिएक्ट करेंगे कि अमेरिकी बाजार उस स्कीम को कैसे ले रहा है। तो अगर ये, क्योंकि उन्होंने 3 महीने हो गए उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो अगर अब जो बोलते हैं और वो फिर खरा नहीं उतरता कसौटी पे, तो मार्केट को नीचे की ओर तोड़ सकता है। वही चीज़ अगर पसंद आ गई बाजार को, जैसे कह रहे हैं कि 15% टैक्स कर देंगे, तो ये तो मार्केट को बहुत ऊंचा लेके जा सकता है। शर्मा जी अच्छा है अगर मार्केट ऊपर चला गया तो। अब रिलायंस की बात करते हैं इसे लेकर भी कुछ हद तक वो जो एक लिविंग इन डिनायल वाला हिसाब किताब होता है वो काफ़ी हद तक रिलायंस में देखने को मिला था। इनफैक्ट आप जुड़े उससे पहले मैं और दीपाली यही बात कर भी रहे थे कि नंबर से पहले जो व्यू था वो ये था कि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, अच्छे खासा रनअप हो चुका है वगैरह वगैरह, बट कंपनी है सरप्राइज्ड ऑन GRM। अब आपका व्यू क्या है रिलायंस पर इस समय? आर यू हैप्पी विथ नंबर्स, समवॉट स्केप्टिकल, क्या है व्यू? जो नंबर है वो नंबर अच्छे ही हैं सर, उसके प्रति उनको पूरी सराहना करनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो खासकर जो चीज़ अच्छी है वो है इनके GRMs जो बढ़ के आए हैं, और ये GRMs जो $11.5 पे पहुंचे हैं आगे चलते हुए और भी बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जून और दिसंबर के बीच में जब कभी भी उनका कोल गैसिफिकेशन शुरू होता है तो यहाँ पे करीब $1.9 और GRMs आपके बढ़ सकते हैं। तो ये जो GRM बढ़े हैं, ये GRM बढ़े हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है उसका अनुपात है। जो रॉ मटेरियल और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका जो क्रैक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही चीज़ अगर मद्देनज़र, यही चीज़ अगर कंटिन्यू होती है अगले क्वार्टर्स में, और तो वो $2 अलग से आएंगे, और वो $2 साइक्लिकल नहीं होंगे, वो पक्का होंगे कि वो कैसी भी हालत हो वो $2 तो ज़्यादा आपके बढ़ेंगे। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जब वो हो जाएगा तो यहाँ पे जो PE है इसका इनफैक्ट जो रिफाइनिंग को लेके भी वो भी आगे चल के बढ़ सकती है। टेलीकॉम का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बिजनेस कुल मिला के अच्छा हो रहा है, तो नंबर्स को एक बार अच्छी तरह से देखना चाहिए, और ये मार्केट को और फर्दर सरप्राइज कर सकता है अपसाइड में। ठीक है मयूरेश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। सुदीप आनंद भी मौजूद हैं IDBI कैपिटल से, वो भी रिलायंस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनके कमेंट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ से सीधे सुपर शेयर का।